हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के पेपर को लीक करने वाले हैं। देखो, लीक से मेरा ये मतलब नहीं है कि जो पेपर आपको वहां पर मिलेगा वही सेम टू सेम पेपर हम यहाँ पे देने वाले हैं। लीक से बेटा मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ वही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, 100 में से 100 क्वेश्चन में इस क्लास में आपको कराऊंगा, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते बेटा, इतने ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो आपको इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि इस क्लास से आपका एक्सीलेंस स्कूल में सिलेक्शन है वो पक्का होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो हमारी क्लास होगी ये काफी बड़ी क्लास है वो होने वाली है। ठीक है, क्लास हमारी काफी बड़ी होगी। ओके, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, बिल्कुल भी क्लास को बीच में एंड है वो नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेटा मैं आपको पेपर के जैसा ही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी प्लस जीके, एसएसटी प्लस जीके को मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद फिर साइंस और इसके बाद फिर मैथ। तो जैसा बच्चों आपका पेपर आता है उसी के पैटर्न पर हम इस क्लास में 100 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। हिंदी के हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जीके और एसएसटी के हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन और मैथ के भी 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल जैसा आपका पेपर आता है उसी तरीके के क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 15 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन उसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर 15 क्वेश्चन एसएसटी और जी, सॉरी 30 क्वेश्चन एसएसटी और जीके के, साइंस के 20 क्वेश्चन और मैथ के भी 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी के है और इसमें हमें 15 क्वेश्चन को कंप्लीट है वो करना है। चलो, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन देख लेते बच्चों। पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। चार आपको यहाँ पे डेट्स हैं वो दी गई हैं: 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 दिसंबर 1948। हिंदी को राजभाषा के रूप में, देखो जो हिंदी है वो अपनी राष्ट्र की भाषा नहीं है, सिर्फ राज्य की भाषा है। राज्य का मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है, ये भारत की भाषा नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर लेना है कंफ्यूजन को। तो बहुत ही इजी है। देखो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था बेटा? भारत का संविधान, संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारा देश जो आजाद हुआ था, आजाद, वो हुआ था बच्चों 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था बच्चों, वो 14 सितंबर 1949 में बनाया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज वो ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा। हिंदी को जो राजभाषा के रूप में चुना गया था वो क्या था? वो 14 सितंबर 1949 को चुना गया था। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब ना नसे हो पंक्ति में थी किस कवि की है? एक मिनट, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, इसमें बेटा अब लो नसानी अब ना नसे हो, इसमें हमें रस बताना था। क्या बताना था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन, पंक्ति में रस है, इसमें हमें रस बताना था, कौन सा रस है। ठीक है, क्वेश्चन है अब लो नसानी अब ना नसे हो पंक्ति में रस है, इसमें कौन सा रस है ये हमें बताना था। अब लो नसानी अब ना नसे हो, बेटा इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। नसानी का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना। तो अभी तक इसका मैं आपको हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब है, अभी तक तो तुमने काम को खराब किया है लेकिन अब आगे मत खराब करना। अब ना नशे हो, अभी तक तो तुमने काम को खराब किया है लेकिन अब आगे तुम काम को खराब नहीं करोगे।
है ना? तो बेटा इसमें जो रस है वो हास्य रस है, क्योंकि अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, काम को खराब कर रहे हैं, है ना? अब्लो नसानी अन्ना नसे हो, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, हास्य रस। देखो शांत रस में तो, शांत रस का तो ये होता है रघुपति राघव राजाराम, मतलब जिसमें शांति मिले। वीर रस में उत्साह, जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। करुण रस में दुख होता है, श्री कृष्ण के स्तुन बचन अर्जुन क्रोध से जल उठे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, है ना? तो इस तरीके से हास्य रस में बेटा क्या आता है, हंसी आती है। तो इसमें आप पढ़ो अबलो नसानी, मतलब अभी तक तुमने पूरा काम खराब किया है, इसमें क्या आ रही है, थोड़ी सी हंसी आ रही है कि तुम सारा काम है वो खराब ही करते हो। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है वो कौन से कवि की है? सर पासिंग मार्क्स, सर पासिंग मार्क्स क्या हैं? बेटा पासिंग मार्क्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप वो वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स पे बेटा मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। बिल्कुल, तो बेटा इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, रविदास जी। जो एक कविता है या जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या कि अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चित चित हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, इस तरीके की कुछ पंक्ति है। बेटा ये जो पंक्ति है वो रविदास जी की है, ना सूरदास जी की है, ना कबीरदास की, ना तुलसीदास की। ये जो पंक्ति है वो रविदास की है। ओके बेटा, बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं लगाना है ना? अगर आंसर आपको क्लियर पता है तो ही आपको उसका जो आंसर है वो देना है, तुक्का मत लगाना। बहुत सारे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे तुक्का लगा रहे हैं, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नभ नभ के नभ बेहग बिंद को पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति को आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ना आया हुआ है, यहाँ पे भी ना आया हुआ है, यहाँ पे भी ना आया हुआ है। मतलब इसमें जो ना वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके की जो पंक्ति में अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल और होता है, चारू चंद की चंचल किरणें। देखो इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है चारू चंद की चंचल किरणें। चारू चंद की चंचल, देखो यहाँ पे बेटा इस पंक्ति में भी अनुप्रास है, देखो यहाँ पे भी चा आया हुआ है, यहाँ पे भी चा आया हुआ है, और यहाँ पे भी क्या आया हुआ है? चा। तो जहां पे एक वर्ड बार बार आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राकेश, राकेश शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, जो राकेश शब्द है इसमें, संस्कार शुक्ला बोल रहे हैं खेल रही थी जल थल में, बिल्कुल बेटा। ठीक है, देखो जो राकेश शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राख प्लस ईस। राग प्लस ईस शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है। इस तरीके की जिस संधि का विच्छेद होता है उसको बोलते हैं गुण स्वर संधि। क्या बोला जाता है बेटा? गुण स्वर संधि, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, गुण स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकेश का जो संधि विच्छेद होगा वो राग प्लस ईस होगा, और इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, एक बार अपन बच्चे का डाउट सुन लेते हैं, देन उसके बाद फिर जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। आर्यन खान, आर्यन आपको क्या डाउट है बेटा, पूछिए आप। आर्यन खान, आप जो भी बोलोगे हमें सुनाई देगा, क्या आपको कुछ डाउट है? बताइए।
हाँ, तो बेटा उसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो जो ना शब्द है ना वो बार बार आ रहा है ना। ना शब्द क्या है इसमें, इन जो ना वर्ड है, ना यहाँ पे भी आ रहा है, ना यहाँ पे भी आ रहा है, ना यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग है। जो कवि शब्द बेटा इसका अपन को स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है बच्चों वो कवियत्री होता है ना, जिसको इंग्लिश में पोइटेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोइटेस्ट। कवियत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवयत्री होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कवयत्री होता है, डी ऑप्शन, है ना, कवयत्री होता है, कवयत्री। ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। कवि का मतलब होता है मेल और कवयत्री का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताइए। अग्रज का विलोम शब्द हमें बताना है। देखो अग्रज का मतलब होता है बेटा बड़ा, बड़ा भाई। जो बड़ा भाई होता है उसको बोला जाता है अग्रज। ठीक है, इसका विलोम बताना है, तो बड़ा भाई का जो विलोम होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, छोटा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा भाई। ठीक है, तो बड़ा भाई का जो विलोम हुआ वो क्या हुआ, छोटा भाई हुआ। और छोटे भाई को बोला जाता है अनुज। क्या बोला जाता है, अनुज बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार हैं। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है। जो भेड़ाघाट पाठ है उसके रचनाकार कौन है, शूरकांत त्रिपाठी निराला, शिवानी, तुलसीदास और माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेटा जो भेड़ाघाट है, ठीक है, भेड़ाघाट पाठ के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा हुआ है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। कक्षा 5वीं की हिंदी की बुक में ये पाठ है, पुष्प की अभिलाषा। ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद कर लेना। इसको किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस, जिसको अपन रामायण बोलते हैं। ठीक है, शिवानी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है बेटा जो संस्कृत के शब्द हैं, जिनको हिंदी भाषा में बिल्कुल सेम टू सेम बोला जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखो चार शब्द हमें दिए गए हैं, खेत, प्रस्ताव, ऊंचा और दूसरा। इसमें से मैं तत्सम शब्द बताना था। तो देखो जो प्रस्ताव है ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना, बोलने में आपको थोड़ा लग रहा होगा प्रस्ताव, इसलिए तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, प्रस्ताव हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऊंचा, दूसरा, खेत, ये सारे तो तत्सम नहीं है, लेकिन जो प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम। पटना का पुराना नाम क्या है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है, बिहार है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो बिहार की राजधानी है बेटा वो पटना है। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की, है ना। और इसका जो पुराना नाम था, पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र, है ना। और पटना में बेटा जो स्कूल था उसका नाम नालंदा था। तो पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य है साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देखो, पहला वाक्य हमारा गीता ईमानदार है, ठीक है, पहला वाक्य तो ये हो गया।
और फिर दूसरा है प्रतिभाशाली भी है। गीता ईमानदार भी है और क्या है, प्रतिभाशाली भी है। इसमें दो वाक्य हो गए। तो जब दो वाक्य होते हैं बेटा तो इसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। क्या बोला जाता है, संयुक्त वाक्य। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, इसमें जो वाक्य है एक कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगर केवल इतना होता कि गीता ईमानदार है तो फिर ये सरल वाक्य हो जाता या साधारण वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे दो वाक्यों को कंबाइन किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन है, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन, बेटा जो ये लोकोक्ति दी गई है ये ब्रज भाषा की है ना। नंदन जो शब्द है ये ब्रज भाषा का शब्द है ना। आपने सुना होगा यशोदा नंदन, यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण। तो जो नंदन शब्द है वो ब्रज भाषा का शब्द है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। बिल्कुल, संस्कार शुक्ला ने बताया है इस वाले क्वेश्चन में कि जहां पर और शब्द होता है वो कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो अगर कहीं पे और शब्द दिया गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पथ भूल न जाना पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है। जो पथ भूल न जाना पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, ये किस कवि की है। जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनमें से कौन से कवि की ये रचना है। पथ भूल न जाना पथिक कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, ये जो बेटा रचना है ये शिव मंगल सिंह सुमन की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बच्चे एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो निर्मल शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो निर्मल शब्द का बेटा जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस मल। नी प्लस मल होता है, इसको बोलते हैं निर्मल। ठीक है, नी प्लस मल क्या होता है, निर्मल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, नीहा प्लस मल। ओके, लास्ट क्वेश्चन और बच्चों रह गया है हमारा हिंदी का। लास्ट क्वेश्चन है, अपराजिता शब्द में अपराजिता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे सॉरी, यहाँ पे ना उपसर्ग आना था, यहाँ पे आना था अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, इसमें उपसर्ग बताना था, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें देखो अपराजिता जो शब्द लिखा हुआ है अपराजिता, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो गया आ, सेकंड हो गया परा, पराजिता। तो इसमें जो उपसर्ग है वो हमारा आ है। उपसर्ग क्या होते हैं बेटा, वो शब्द जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अपराजिता शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो आ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारी हिंदी के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और अब हम करने वाले हैं, अब हम बेटा इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन है उनको सॉल्व है वो करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो इंग्लिश की हो रही है। इसमें हम इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को सॉल्व है वो करेंगे। ओके, देवेश कुमार भोई, दिवेश कुमार बोले टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लाइए। तो बेटा जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे ही क्वेश्चन टेस्ट पेपर की ही क्वेश्चन है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है बेटा ये टेस्ट पेपर के हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे टेस्ट पेपर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन नाउन है जा, इनमें से कॉमन नाउन है वो क्या है? मिल्क, एनिमल, फ्लॉक और चेतक हाउस, इनमें से जो कॉमन नाउन है वो क्या हो जाएगी? देखो, जो कॉमन नाउन है बेटा वो हमारा एनिमल है। क्या है? एनिमल। क्योंकि एनिमल तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो हॉर्स हो, ये सारी हमारे क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। तो इसलिए एनिमल में जो नाउन होगा वो कॉमन नाउन होगा। एनिमल हमारा कोई सा भी हो सकता है ना। कॉमन का मतलब होता है बेटा कोई ऐसी चीज जो दोनों हो सकता है, मेल भी हो और फीमेल भी हो। कृष्णा दांगी बोले सर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। बेटा एडमिट कार्ड के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, जल्दी से बच्चों बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन नाउन क्या होगा? एनिमल होगा, क्योंकि एनिमल कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, सी बीन राइटिंग अ लेटर टिल 3 o'clock। सी बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें हमें बताना है क्या आएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि उसने 3 बजे तक पत्र लिखा, उसने 3 बजे तक पत्र है वो लिखा है। देखो इसमें बिल हैज, ये तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बिल हैज। सेल हैव भी नहीं होती बेटा, ये भी नहीं होगा। इसमें जो आएगा वो आएगा हेड। क्या आएगा? सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर टिल 3 o'clock, उसने 3 बजे तक जो पत्र है वो लिखा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो द आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 15, आई डू नॉट सेलिब्रेट माई डे। कौन सा डे? बर्थ, बर्थ, बर्थ और नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमें बर्थ की सही स्पेलिंग बतानी है। तो बेटा जो सही बर्थ की सही स्पेलिंग होती है वो BIRTH होती है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? VIRTH। आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई गोन होम बिफोर यू कम। मुझे घर जाना जाना पड़ेगा तुम्हारे जाने से, तुम्हारे आने से पहले। मुझे घर जाना पड़ेगा तुम्हारे आने से पहले। देखो यहाँ पे बेटा गोन आया हुआ है, गोन कैसा फॉर्म है? गोन हमारा थर्ड फॉर्म है ना। थर्ड फॉर्म किसका है? थर्ड फॉर्म। और गो का, गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ आईएनजी आता है। ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हेड आएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेड का होगा, हेड क्या होगा बच्चों इसका? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हैज बीन के साथ हमारा हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म आता है। ये जो सेंटेंस है बेटा ये पास्ट सेंटेंस है, किसका है? पास्ट का, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हेड आएगा। आई हैड गॉन होम बिफोर यू कम। मुझे घर जाना था तुम्हारे आने से पहले। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी वाज ड्राइविंग द कार एट 80 किलोमीटर आवर। ए एन द, इसमें देखो हमें आर्टिकल बनना है और आवर से पहले बनना है। देखो जो आवर रहता है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। इसमें जो एच रहता है ये हमारा साइलेंट रहता है, इसलिए इसके पहले जो वर्ड आता है वो एन आता है, क्योंकि बच्चे ये स्वर होता है, ये क्या होता है? एक स्वर। तो इसलिए इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आवर नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। और ये स्वर होता है क्योंकि एच इसमें क्या है? साइलेंट है।
ठीक है। इसी के साथ में बच्चों एक वर्ड और होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में भी क्या आता है बच्चों? ऑनेस्ट में भी एन आता है, ए एन। ठीक है। ऑनेस्ट में भी क्या आएगा हमारा? एन आएगा, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में भी बेटा क्या होता है? ऑनेस्ट में भी हमारा एच साइलेंट होता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यू माइंड सिटिंग हियर। यू माइंड सिटिंग हियर। तुम यहाँ बैठना चाहोगे? तो इसमें भाई बेटा जो वर्ड आएगा वो वुड आएगा, है ना। वुड यू माइंड सिटिंग हियर। जब हम किसी को बोलते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं कि आप बैठोगे, मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे बैठना है या फिर नहीं बैठना है। तो वहां पे बेटा क्या आता है? हमारा वुड आता है। ठीक है। कैन हमारा बेटा कुड की जगह पे आता है, जहां पे कैन रहता है उसकी जगह पे कुड आता है। विल का यूज नहीं करेंगे, शुड का यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि शुड का यूज होता है चाहिए के इसमें। चाहिए के अर्थ में हमारा शुड का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे। मुझे तुम्हारा पार्सल मिला था कब? ट्यूसडे को। इसमें क्या आएगा? आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे, मतलब मुझे तुम्हारा जो पार्सल है वो ट्यूसडे को मिला। तो इन आएगा, एट आएगा, एगो आएगा, या फिर ऑन आएगा? मतलब इसमें जो आएगा वो ऑन आएगा। आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे। मुझे जो तुम्हारा पार्सल मिला वो किस दिन मिला? ट्यूसडे के दिन मिला। तो इसमें क्या आएगा बेटा? ऑन आएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है। क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये पास्ट का सेंटेंस है। आई गॉट, गॉट लिखा हुआ है, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें ऑन आएगा। मुझे जो तुम्हारा पत्र है वो मंगलवार को मिला था, ट्यूसडे को मिला था। अगला क्वेश्चन है, आई पे रिस्पेक्ट टू माई टीचर। आई पे, ड्यू, ड्यू, बिग और नन ऑफ दीज। इसमें हमें बताना है क्या आना है। आई पे, बिल्कुल बेटा। ड्यू, ये तो हमारी माउंटेन ड्यू होती है, जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना उसका ये नाम होता है माउंटेन ड्यू। तो ये तो नहीं होगा। ड्यू ये सही आंसर हो जाएगा, ड्यू। आई पे ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू लगाते हैं, है ना। आई पे ड्यू रिस्पेक्ट टू माई टीचर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर वेयर इज नन ऑफ दीज रेडी नाउ। तो देखो यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे देखो एंड वर्ड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एंड, है ना। तो जहां पे भी एंड आता है बेटा वहां पे हम क्या लगाते हैं? इज लगा देते हैं। वैसे तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, देखो एक बॉय भी सब्जेक्ट और गर्ल भी है, लेकिन इसके बीच में एंड लगा हुआ है और ईच वर्ड आया हुआ है, इसलिए इसमें क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ, मतलब कि प्रत्येक लड़का और लड़की तैयार हैं। कैसे हैं? तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बच्चे एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और जो सिल्वर है, देखो यहाँ पे ईच वर्ड नहीं आया, यहाँ पे गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, लेकिन यहाँ पे ईच वर्ड नहीं आया हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो इसमें बेटा हम क्या लगाएंगे? इसमें आर लगाएंगे, है ना। इसमें क्या लगाएंगे? हम आर लगाएंगे। ठीक है। क्या आएगा बेटा? इसमें आर आएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस, एंड प्रीसियस का मतलब होता है महंगी, है ना, महत्वपूर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आर आएगा इसमें, और प्रीसियस मेटल्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द स्टोरी इज देन दैट। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड और इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड और इंटरेस्ट।
क्या आएगा बेटा इसमें? द स्टोरी इज मोर, देखो यहाँ पे दैट वर्ड यूज किया गया, मतलब जो कोई और कहानी की बात की जा रही है, तो ये जो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या है? बहुत ज्यादा। तो मोर आएगा। जब हम किसी से किसी की तुलना करेंगे तो मोर वर्ड यूज करेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। और इन सब जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इनके कॉन्सेप्ट हम आपको क्लास में करा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैम ने आपको सारी क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यू बी वेरी केयरफुल। इसमें क्या आएगा? यू वी वेरी केयरफुल, सेल, माइट, वुड और शुड। तो इसमें आएगा बेटा यू शुड, मतलब तुम्हें केयरफुल है वो रहना चाहिए। CHOULD, शुड। ठीक है। SHOULD, शुड। ये क्या आएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 27 का हो जाएगा डी ऑप्शन, शुड। यू शुड बी वेरी केयरफुल, मतलब तुम्हें बहुत ही सावधान है वो रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट इंटरफेयर माई वर्क। मैं अपने काम के साथ में इंटरफेयर नहीं करता हूं। तो यहाँ पे साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा। आई डू नॉट इंटरफेयर विद माई वर्क इन एट विद नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें से विद है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई डू नॉट इंटरफेयर विद माई वर्क, मैं अपने काम के साथ में बिल्कुल भी इंटरफेयर है वो नहीं करता हूं। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल। जब कोई बाहर का व्यक्ति अपने देश में रहने के लिए आता है, अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन मतलब विदेश से व्यक्ति आता है सेटल होने के लिए। अपने देश में कोई व्यक्ति जब विदेश से सेटल होने के लिए आता है तो उसको इमिग्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमिग्रेंट। जब कोई घूमने आता है, विजिट करने आता है तो उसको विजिटर बोलते हैं। जब कोई घूमने आता है तो उसको टूरिस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से अपने देश में रहने के लिए आता है तो उसको इमिग्रेंट बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आर दूज टू बॉय, मतलब ये जो लड़के हैं वो कौन है? हुज, विच, हु और व्हाट। तो इसमें आएगा हु आर दोज टू बॉयज, मतलब ये जो दो लड़के हैं वो कौन है? तो इसमें क्या आएगा बेटा? हु आएगा। ठीक है। तो अपन ने 30 मिनट में बेटा अपन ने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है। बहुत बहुत बधाई सभी को। 30 मिनट में अपन 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। 30 मिनट का बेटा सिर्फ समय लिया है और 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी भी अपने 70 क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन हाँ 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। बहुत बढ़िया। अब आप रेडी हो सामाजिक विज्ञान और SST के क्वेश्चन करने के लिए? बच्चे बोल रहे हैं 15 मिनट का ब्रेक। बेटा 15 मिनट का ब्रेक तो नहीं रहेगा, है ना? 15 मिनट का ब्रेक तो नहीं रहेगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गोदान पुस्तक के लेखक का नाम है। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक गोदान इज मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बेटा जो गोदान पुस्तक है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बेटा वंदे मातरम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम की रचना किसने की हुई है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की हुई है। लेकिन जो गोदान पुस्तक के लेखक हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद है। पता होगा आपको, बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हैं, व्यंग्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था?
द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो के जो मंदिर है, इनका जो निर्माण कराया था वो चंदेल राजाओं ने कराया था। किसने? बी ऑप्शन। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है बेटा? खजुराहो के जो मंदिर है छतरपुर जिले में है ना। जौन से जिस जिले से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी जिले में ये खजुराहो के मंदिर है, छतरपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और मंडला। तो मध्य प्रदेश का बेटा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है बेटा, ये हमारा जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। और जबलपुर में ही भेड़ा घाट है, जहां से नर्मदा नदी है वो निकलती है। ठीक है, जबलपुर में ही हमारा भेड़ा घाट है, जहां से क्या होती है बच्चों? नर्मदा नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है, नीली नीली क्रांति का यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीला बच्चों क्या होता है? नीला हमारा पानी होता है। ठीक है, और पानी में हमारी क्या रहती है बच्चों? मछली रहती है। पानी में क्या रहती है? मछली। तो नीली क्रांति का जो संबंध होता है बेटा, वो मछली उत्पादन से होता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? श्वेत। दूध कैसा होता है बेटा? सफेद होता है, श्वेत होता है, तो इसलिए दूध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति। नीला पानी होता है और पानी में क्या रहती है? मछली रहती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मछली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नेचुरल यार्न? इसमें से नेचुरल का बताना था। देखो, पटसन हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया और नायलॉन हो गया, है ना। इसमें से हमें नेचुरल बताना था, तो नेचुरल होता है बेटा हमारा कॉटन यानी कि कपास। कपास कैसा होता है बेटा? नेचुरल होता है। कपास बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल? ह्यूमस, मनुष्य, मूल चट्टाने और जलवायु। बेटा जो मृदा को यानी कि सॉइल को जो फर्टाइल बनाता है वो ह्यूमस बनाता है ना। क्या बनाता है? ह्यूमस। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 36 का ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। जो ह्यूमस होता है वो कैसा होता है? मृदा को फर्टाइल बनाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? वेयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ चुका है, आईएमपी क्वेश्चन है। जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और किस जिले में हुआ था? चंपोली। चंपोली गांव में हुआ था, कहीं पर ये जिला है उत्तराखंड में, वहां पर हुआ था। चिपको आंदोलन में जो महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक गई थी। पढ़ा होगा आपने इसको। बेटा ह्यूमस एक पदार्थ होता है जो मृदा को फर्टाइल बनाता है, अच्छा बनाता है। ह्यूमस का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाती है ना और वो मिट्टी में दबी रहती हैं, तो वो सारी चीजें ह्यूमस कहलाती हैं। वो जब गल जाती हैं तो उससे क्या होता है बच्चों? उससे मृदा है वो फर्टाइल होती है, मृदा उपजाऊ बनती है। आगे बढ़ते हैं। शोर नापने की इकाई है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइसेज। देखो, जो शोर नापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल, इसको डीबी बोलते हैं। सेंटीमीटर होती है बेटा लंबाई की। मिलीबार होती है वायुमंडलीय दाब की। ठीक है, सेल्सियस होती है बेटा तापमान की यानी कि टेम्परेचर की। वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डीबी डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की नस्ल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्रीड ऑफ चिकन? साइलो, ब्रूडर, गंबूसिया और कड़कनाथ। तो बेटा कड़कनाथ एक मुर्गा होता है, एक मुर्गी होती है। कड़कनाथ अच्छा मुर्गा होता है। जो लोग मुर्गा वगैरह खाते होंगे, वैसे खाना तो नहीं चाहिए, उनको पता होगा एक कड़कनाथ मुर्गा आता है बेटा, बहुत अच्छा होता है। जो साइलो ब्रूडर है, ये सारी तो गाय की नस्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, कड़कनाथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट मिल्क इन आर शर्करा, प्रोटीन, वसा, ये सभी। तो जो दूध होता है उसमें सारे तत्व होते हैं, इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस इज द करेक्ट आंसर। दूध में ये सारे ही तत्व होते हैं। ठीक है, दूध में ये जो सारे तत्व हैं वो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ मीथेन इज इंडियन इज। मीथेन का जो भारत में सोर्स है वो क्या है? सबसे ज्यादा जो मीथेन है बच्चों वो कहाँ निकलती है? बेटा सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस है वो धान के खेत से निकलती है। जो चावल का खेत होता है उसी में से सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है। तो धान का खेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ताजमहल प्रभावित हो रहा है। ताजमहल किस चीज से प्रभावित हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो ये सभी है। ये चारों ही रीजन है जिनसे ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम और जैव। इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बच्चों जो बायोमास होता है, जैव जिसको बोला जाता है, डी ऑप्शन ए ऊर्जा का रिन्यूएबल सोर्स है वो हो जाएगा। देखिए कोयला, मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम ये तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जैव होता है, जो बायोमास होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर संबंधित है? देखो जो सफेद शेर होते हैं बेटा, ये रीवा में पाए जाते हैं। कहां पर? रीवा में। मध्य प्रदेश का जो रीवा संभाग है इसमें सफेद शेर है वो पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क की बात की गई है, राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बांधवगढ़ होगा। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है बच्चों, ये इसमें सफेद शेर है वो पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सगुन पांडे बोल रही हैं, आई एम एल्सो फ्रॉम रीवा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे रीवा से हैं उन्हें तो पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2014? तो बेटा जो 2014 का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, सबसे पहले वो मिला था बेटा रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला था? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है वो मिला था, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है जिसकी रचना की है, उन्हीं को सबसे पहले जो ये नोबेल पुरस्कार है दिया गया था। इसका आंसर कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल बोला गया है। पेपर, प्लास्टिक, सेल्यूलोज, प्लास्टिक और सेल्यूलोज दोनों। देखो सेल्यूलोज होता है बेटा पौधों की पत्तियों में होता है, तो ये तो आसानी से मिट्टी में दब के जो क्या बोलेंगे, अच्छा जैव अपघटित है वो हो जाता है। लेकिन बच्चों जो प्लास्टिक होता है, ठीक है,
प्लास्टिक नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है अर्थ को। सो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका बी ऑप्शन, सेल्यूलोज हो जाएगा। सेल्यूलोज नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि सेल्यूलोज तो पौधों की पत्तियों में होता है और ये आसानी से विघटित है, वो हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ना कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खेल में T20 मैच खेले जाते हैं? विच विच स्पोर्ट इन विच स्पोर्ट आर T20 मैचेस प्लेड? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। देखिए सभी बच्चों को पता होगा जो T20 मैच होते हैं बेटा वो क्रिकेट में होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जो क्रिकेट है इसमें जो T20 मैचेस हैं वो खेले जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर टी ऑप्शन। और आज तो क्रिकेट है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट की बातें भी कर रहे थे। ठीक है, आज तो क्रिकेट भी चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो बहुत सारे बच्चे क्रिकेट की लाइव चैट में भी बातें हैं वो कर रहे थे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का संकेत है, इंडिकेट ऑफ सोडियम। बेटा सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। क्या होता है? Na। और सोडियम पानी के साथ में मेटल जो रिएक्शन है वो करता है। ठीक है, साथ में एक बेटा एक चीज और होती है, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं खाने का नमक। क्या बोलते हैं? ईटिंग सॉल्ट। ईटिंग सॉल्ट, नो पापा, सुना होगा आपने, जॉनी जॉनी एस पापा वाला। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। जो सॉल्ट होता है, जो घरों में अपन सॉल्ट यूज करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द आंसर इज 48 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, Na। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाज ईस्टबलाइज्ड। तो बेटा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले जो आया था वो वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। ये कब आया था? तो ये 1498 में आया था, 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर? देखो कृषि तो सेवा क्षेत्र से नहीं है ना, खनन भी नहीं है, कारखाना भी नहीं है। लेकिन जो बीमा है ये कौन से क्षेत्र से है? सर्विस क्षेत्र से है। सर्विस का मतलब होता है किसी को सेवा देना, तो बीमा हो जाएगा। बीमा, अपन किसी का बीमा कराते हैं तो वो सर्विस होती है। क्या होती है? सर्विस। तो बीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, आज बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? राजा राजमोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और आत्माराम पांडुरंग। बेटा जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजा राजमोहन राय है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज? तो बेटे जो केरल है ना, केरल में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हुए हैं। 99% जो लिटरेसी है वो केरल की है। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लिखे हुए लोग हैं। ठीक है, तो केरल के 99% लोग हैं वो पढ़े लिखे हुए हैं। बाकी जो 1% व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हुए हैं वो पूरे देश में बोरवेल करते हैं। आपने देखा होगा बोरवेल वाली मशीनें आती हैं तो उसमें बाहर के लोग होते हैं।
तो बेटा वो सारे लोग केरल के होते हैं और वो बाकी के 1% में से आते हैं। गोवा की बात करें बेटा तो गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है। कैसा है? सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा? गोवा है। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में समुद्र किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? व्हाट कलर इज द ओशियन शो ऑन द मैप? तो मैप में बेटा जो समुद्र होता है, समुद्र में पानी होता है और पानी का जो कलर होता है वो नीला होता है। तो मानचित्र में जो समुद्र को डिनोट किया जाता है बच्चों, वो नीले कलर से किया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? तो देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सी खरीफ की होती है, कौन सी रबी की होती है। तो गेहूं ये हमारी रबी की फसल है, चना भी हमारी रबी की फसल है, जौ भी हमारी रबी की फसल है। लेकिन जो खरीफ की फसल होती है बच्चों, वो धान होती है। धान से क्या निकलते हैं? चावल, जिनको बोला जाता है राइस। ये हमारी खरीफ की फसल होती है। किसकी? खरीफ की। खरीफ की फसल का मतलब होता है बेटा वो क्रॉप जो बरसात के सीजन में बोई जाती है, खरीफ की फसल है वो कहलाती है। तो 54 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन खरीफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धान होती है वो हमारी खरीफ की फसल होती है। बाकी की जो सारी है जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सारी हमारी रबी की फसलें हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है? द मिनिमम एज ऑफ फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज इज 21 ईयर, 18 ईयर, 35 ईयर और 25 ईयर। तो देखो वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु सेट की गई है वो 18 साल है, यानी कि 18 साल है। 18 साल से आप ज्यादा के हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष से पहले आप बच्चे कहलाते हो, 18 वर्ष के जैसे ही आप हो जाते हो तो आप एक वयस्क कहलाने लगते हो और आप अपने फैसले हैं वो स्वयं ले सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश्ड? तो जो यूनाइटेड नेशन है बेटा इसको बनाया गया था 1945 में बनाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में ही जो संयुक्त राष्ट्र है उसको बनाया गया था। 56 का डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? तो ग्रेट जो बैरियर रीफ है वो कौन से भाग में है? तो बेटा जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। कौन से भाग में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें ग्रेट रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है वो लोकेटेड है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? CO2, SO2, NH3 और O2। देखो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को फैलाती है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी फैलाता है। NH3 अमोनिया होता है। लेकिन बेटा O2 हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन। ये वायुमंडल में प्रदूषण है वो नहीं फैलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस कभी भी एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण है उसको नहीं फैलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, IMP क्वेश्चन है। ठीक है।
बेटा NH3 अमोनिया होता है, ये भी प्रदूषण फैलाता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं फैलाती। मानव शिवारी ने हैंड रेस किया है, इनका डाउट सुन लेते हैं। मानव, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? क्यों बेटा, आज क्या है? अच्छा, ओके ओके बेटा, एक बार मैं पोल डाल देता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग बोल, क्योंकि देखो कल आपका एग्जाम है, बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे मैं शायद भूल गया था। ठीक है, तो एक बार मैं पोल डाल देता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताइए कि क्या हमें क्वेश्चन नंबर, पूरे क्वेश्चन करने चाहिए बच्चों, या फिर आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखना चाहिए? ठीक है, मैं एक पोल डाल रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा। जिस पे ज्यादा वोट आएंगे हम उसी को करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं एक पोल डाल रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो मैथ और साइंस है उसको कल करवाना है या फिर आज ही करवाना है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आप लोग एस और नो में बताइएगा कि जो मैथ साइंस है उसको कल करवाना है, तो आप एस पर वोट कीजिएगा, और जो अगर आप चाहते हैं कि मैं आज ही करा दूं तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो पोल है वो डाल दिया है, आप लोग अपने वोट से वो कर सकते हो। जल्दी से बेटा वोट कर दो, 23 पार्टिसिपेंट इस समय जुड़े हुए हैं। संस्कृत का पेपर है आपका, तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो संस्कृत पढ़ लें, क्योंकि कल फिर आपके सारे पेपर हैं वो खत्म हो जाएंगे, और कल के बाद आपका कोई भी पेपर है वो नहीं है। 5 तारीख को ही आपका लास्ट पेपर था। जल्दी से आप मुझे बता दो आप लोग क्या चाहते हो। 15 बच्चों ने आंसर बता दिया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी जल्दी से वोट कर दें। 5 सेकंड का समय और रह गया है, जिसने वोट नहीं किया है वो जल्दी से वोट कर दे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। समय खत्म हो चुका है बेटा। 10 वोट एस को मिले हैं और नो को 5 वोट मिले हैं। तो ज्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि आज की क्लास, आज जो मैं मैथ और साइंस कराने वाला था उसको कल करवाओ, ठीक है? क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है। तो बस बेटा हम 2 क्वेश्चन को और करेंगे और इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि आपका पेपर है। फटाफट से हम 2 क्वेश्चन को और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने की इकाई है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर इज। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीबार और सेंटीमीटर, इनमें से किस में वायुमंडलीय दाब है वो मापा जाता है? ओके, बिल्कुल बेटा, मिलीबार जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है वो मिलीबार में मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र के ज्यादातर जंतु होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ डेजर्ट रीजन आर, रात में सक्रिय, दिन के दौरान सक्रिय, हर समय सक्रिय और गर्मी के समय सक्रिय। तो बेटा जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में जो जीव रहते हैं वो दिन में मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं, और रात में जैसी ठंडक होती है वो बाहर निकलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन, रात में सक्रिय हो जाएगा। जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव होते हैं ये रात में कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसलिए सृष्टि का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें बाकी के 40 क्वेश्चन को तो करेंगे ही करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग संस्कृत का पेपर बढ़िया तरीके से देकर आओगे और अच्छे मार्क्स से वो लेकर आओगे। और कल आपके बोर्ड एग्जाम्स है वो खत्म हो रहे हैं, उसके बाद हमें खूब मेहनत करनी है और एक्सीलेंस में सिलेक्शन है वो लेकर रहना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक